आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 30 अक्टूबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात रही कामयाब, दोनों मुल्कों को मिली बड़ी राहत। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर फिर बड़ी हलचल, IAEA बोला ईरान बना सकता है 10 न्यूक्लियर बम। रूस का आया बयान, कहा बुरेवस्टनिक मिसाइल का टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट नहीं। उधर तमतमाए ट्रंप ने 33 साल बाद दिया न्यूक्लियर टेस्ट का हुक्म। रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन के कई पावर प्लांट्स तबाह। रूस ने गिराए 170 यूक्रेनी ड्रोन्स। गजा में सीज फायर का नाम लेकर फिर बमबारी, इसराइल की नई स्ट्राइक से तबाही जारी। तुर्की की रेस्क्यू टीम गजा बॉर्डर पर फंसी, इसराइल ने अब तक नहीं दी एंट्री की इजाजत। और अलक्सा मस्जिद पर कब्जे के करीब पहुंच सकता है इसराइल। ईस्ट जेरूसलम में सेटलर्स के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ पास। शुरुआत करते हैं इस शो की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के सदर शी जिनपिंग आज आमने सामने मिले। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। इस मुलाकात के बाद दोनों बड़े ममालिक में कुछ डील्स पक्की हो गई हैं और दोनों तरफ राहत मिली है आवाम को। ट्रंप ने ऐलान किया है कि फेंटानिल केमिकल्स की सप्लाई पर लगे टैरिफ अब 20% से घटाकर 10% कर दिए जाएंगे, यानी चाइना को 10% टैरिफ की राहत मिल गई है। यानी अमेरिका अब चीन पर थोड़ी नरमी दिखा रहा है। सोयाबीन डील में भी जो है वो कुछ राह देखने को मिली, ये डील भी वापस ऑन हो गई है। ट्रंप ने कहा कि अब चीन दोबारा अमेरिका से बड़ी तादाद में सोयाबीन खरीदेगा। रेयर अर्थ मामले पर भी दोनों के बीच सुलह हो गई है। ट्रंप ने दावा किया कि रेयर अर्थ मेटल्स के झगड़े का भी हल निकल गया है। चाइना ने भी कंफर्म किया कि अब रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल और पोर्ट चार्जेस दोनों सस्पेंड होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से टैरिफ वॉर में अटके ये दोनों ममालिक बड़ी टेंशन पूरी दुनिया को दे रहे थे और इन दोनों देशों के बीच ये पहली बड़ी राहत अब मानी जा रही है, जो आज की मीटिंग रही उसके बाद जो निकलकर सामने आया। दोनों ममालिक ने अपने अपने फायदे के लिए तलखी को ताक पर टांग दिया है। इस मुलाकात से मिडिल ईस्ट को भी और बाकी इस्लामी दुनिया को भी कुछ सीखने की ज़रूरत है, जहां अरब और गैर अरब को अब आगे बढ़ने के लिए अपनी तलखियां मिटानी होंगी, ताक पर टांगनी होगी और देखना होगा कि कैसे व्यापार से दोनों मुल्कों के लोगों को और उनकी इकनॉमी को फ़ायदा मिल सके। खबर ईरान से, जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी खामोश नहीं हुआ बल्कि वहां हलचल नोट की गई है। ये बड़ी खबर है। यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ईरान इस वक्त यूरेनियम एनरिच नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी न्यूक्लियर साइट्स के आसपास हलचल दोबारा शुरू हो गई है। ग्रॉसी ने बताया कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के पास अभी ईरानी साइट्स तक सीधा एक्सेस नहीं है, यानी हम वहां नहीं जा सकते। इसलिए उनकी टीम सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट इमेजरी पर डिपेंड है और वहीं से सैटेलाइट से हमें ये मूवमेंट दिखाई दी है। और हमने भी आपको 4-5 दिन पहले वो रिपोर्ट दिखाई थी कि सैटेलाइट से पता चला है कि जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स थी जहाँ तबाही मची थी अमेरिकी बॉम्बिंग से, वहाँ फिर से स्ट्रक्चर्स खड़े हो रहे हैं। खैर, ग्रॉसी ने कहा कि 60% तक एनरिच किया गया न्यूक्लियर मटीरियल अब भी ईरान में मौजूद है, ख़त्म नहीं हुआ और हमें दोबारा वहां जाकर ये कंफर्म करना होगा कि वो मटेरियल वहीं मौजूद है और इसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी बम नहीं बनाया गया। ग्रॉसी ने वार्निंग भी दी कि ये स्टॉक पाइल इतना बड़ा है और इतना हद तक एनरिच हो चुका है कि अगर ईरान चाहे तो इससे लगभग 10 एटॉमिक बम बना सकता है। हालांकि ईरान बार बार ये कहता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ अमन के मकसद के लिए है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज और IAEA को शक है कि 2003 तक तेहरान एक अनऑर्गेनाइज्ड एटॉमिक हथियार प्रोग्राम चला रहा था। पिछले महीने मिस्र में IAEA और ईरान के बीच एक समझौता हुआ था ताकि कॉपरेशन फिर से शुरू हो सके और न्यूक्लियर साइट्स पर इंस्पेक्शन बहाल किया जा सके, लेकिन अब तक उस समझौते को लागू नहीं किया गया है। इस बीच 2015 की न्यूक्लियर डील के यूरोपीय पार्टनर्स ने ईरान पर UN पाबंदियां फिर से लागू कर दी, ये कहते हुए कि ईरान एजेंसी के साथ पूरी तरह से कॉपरेशन नहीं कर रहा और अमेरिका से भी इस वक्त बातचीत ठप है। फिलहाल ईरान अपने यूरेनियम का क्या कर रहा है ये सिर्फ उसे ही मालूम है और IAEA से लेकर बेहद फिक्रमंद है। मुझे लगता है ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि जो पब्लिक चाहती है ईरान को चाहने वाली, वो ईरान करते हैं।
व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर से एक बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि रूस का बुरेवेस्निक मिसाइल टेस्ट कोई न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट नहीं था, कोई न्यूक्लियर बम टेस्ट नहीं था। रूस ने साफ कहा कि 2 दिन पहले किया गया उसका बुरेवेस्निक मिसाइल टेस्ट, जो न्यूक्लियर पावर्ड इंजन से चलता है, किसी भी इंटरनेशनल न्यूक्लियर टेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। बस इंजन उसमें न्यूक्लियर पावर वाला है, बम थोड़ी ना लगा, यूरेनियम नहीं लगा है, मतलब फटने के लिए वॉरहेड नहीं लगा है। क्रेमलिन यानी कि पुतिन के दफ्तर के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने यह सफाई अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद दी जिसमें ट्रंप ने आज पेंटागन को यानी अमेरिका के वॉर डिपार्टमेंट को अमेरिकी न्यूक्लियर हथियारों के टेस्ट 33 साल बाद फिर से शुरू करने का हुक्म दिया है। बोले बहुत हो गया, ये सब लोग टेस्ट करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं, दिखाओ अपनी ताकत। पेस्कोव ने कहा कि अगर ट्रंप रूस के बुरेवेस्निक टेस्ट को न्यूक्लियर टेस्ट कह रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, उनका मुगालता है। हर मुल्क अपने डिफेंस सिस्टम को आगे बढ़ाता है, लेकिन इसका मतलब न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होता, ये पेस्कोव ने आगे ऐड ऑन किया। फिलहाल रूस के मिसाइल टेस्ट से ट्रंप भड़क गए हैं दोस्तों, और दुनिया में एक बार फिर न्यूक्लियर हथियारों के टेस्ट की होड़ तेज होने के आसार हैं। रूस ने फिर से बड़ा हमला किया है, यूक्रेन के तमाम रीजन्स अंधेरे में डूब गए। रूस ने एक बार फिर रात भर मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन की एनर्जी स्ट्रक्चर पर कहर बरपा दिया। हमला इतना बड़ा था कि पूरे यूक्रेन में इमरजेंसी पावर कट लगाना पड़ा, अंधेरा हो गया। इस हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कम से कम 27 लोग जख्मी हुए हैं यूक्रेन में। यूक्रेन की सबसे बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी है डीटेक। इसके मुताबिक रूसी फौजों ने कई थर्मल पावर प्लांट्स को निशाना बनाया। कंपनी ने बताया कि हमलों से कई जगह आग लग गई और पावर प्लांट का अहम इक्विपमेंट तबाह हो गया। डीटेक ने बताया कि ये 1 महीने में उसकी थर्मल पावर यूनिट्स पर तीसरा बड़ा हमला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस हमले कर रहा है, यूक्रेन भी रूस पर लगातार हमले कर रहा है। रूस ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने रात भर में 170 यूक्रेनी ड्रोन गिरा दिए हैं। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ये मैसिव ड्रोन अटैक रूस के कई इलाकों पर हुआ। वोल्गोग्राद रीजन में गिरते हुए ड्रोन्स के टुकड़ों से एक सेल टावर डैमेज हुआ। रोस्तोव में 2 घरों को नुकसान पहुंचा। वोरोनेज रीजन में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, एक कार, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और एक स्कूल, जिम, इन सब को नुकसान पहुंचा। रूस का कहना है कि यूक्रेन के ये ड्रोन अटैक्स उसकी इंटरनल सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने की कोशिश है। अब बात गजा की। गजा में फिर से धमाके गूंजे हैं। इसराइल ने सीज फायर का दम भरते हुए भी नए हमले अंजाम दिए हैं। जुमेरात को इसराइली टैंक्स और जहाज़ों ने गजा के कई इलाकों पर बमबारी की। ख़ास तौर पर खान यूनिस के ईस्टर्न और गजा सिटी के जो किनारों वाले हिस्से हैं उन पर 10 से ज़्यादा स्ट्राइक्स की गईं। इसराइल का कहना है कि यह हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर पर की गई प्रिसाइज स्ट्राइक्स थीं, मगर गजा के लोग कह रहे हैं कि बम वहीं गिरे जहां पहले से ही इसराइल का कब्जा है, यानी येलो लाइन के अंदर। तो क्या हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आम लोगों की बची कुची इमारतें भी येलो लाइन के अंदर जमींदोज की जा रही हैं? जब इसराइल का वहां कब्जा है ऑलरेडी, तो फिर वहां पर हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आए? क्या हमास के लोग आईडीएफ के कब्जे वाले इलाके में एक्टिव है? अब फ़लस्तीनी इस सीज़ फायर में अपनी उम्मीद खोते जा रहे हैं दोस्तों। सीज़ फायर 10 अक्टूबर से लागू हुआ है, लेकिन हर दूसरे दिन गोलियों और धमाकों से इस सीज़ फायर की सांस अटक रही है। मंगल और बुध की दरमियानी रात इसराइल ने अपने एक सिपाही की, एक फ़ौजी की मौत का बदला लेते हुए 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को मार डाला, मगर हमास ने इसराइल का इल्ज़ाम ठुकरा दिया। कहा कि वो हमला हमने नहीं किया। हमास ने कहा वो हमला हमने नहीं किया जिसमें इसराइली फौजी मारा गया। तो सवाल ये है कि क्या गजा में फिर किसी और ने खेल खेल दिया है? किसने उस इसराइली फौजी को दूर से गोली मारी जिसके बाद इसराइल ने 100 से ज्यादा लोगों को कत्ल करने का लाइसेंस हासिल कर लिया? तुर्की की रेस्क्यू टीम गजा बॉर्डर पर फंसी पड़ी है, आगे ही नहीं बढ़ पा रही। इसराइल की इजाज़त अब तक उसे मिली नहीं है। अगर बगैर इजाज़त अंदर घुस गई तो गोली इसराइली फौजी मार देंगे।
तुर्की की 81 मेंबर वाली AFAD रेस्क्यू टीम, आफाद समझ लीजिए, ये टीम जो है वो एक हफ्ते से गजा की सरहद पर खड़ी है। हाथों में लाइव डिटेक्शन डिवाइसेस हैं, ट्रेंड कुत्ते हैं और आंखों में उम्मीद लिए कि शायद मलबे के नीचे कोई जिंदा बचा हो जिसे हम ढूंढ कर निकाल पाएं। लेकिन रास्ता बंद है। इसराइल ने अब तक तुर्की की टीम को गजा में एंट्री की इजाजत नहीं दी है। 2 साल की बमबारी के बाद गजा मलबे में तब्दील हो चुका है और तुर्की कह रहा है कि हम मदद को तैयार हैं, बस अंदर आने दो। इसराइल तुर्की के रिश्ते पहले ही खस्ता हाल है। अक्टूबर 2023 की जंग के बाद से नेतन्याहू गजा में किसी भी तुर्क की मौजूदगी के सख्त खिलाफ है और उसने अब भी कह दिया है कि गजा में जो भी स्टेबलाइजेशन फोर्स बनेगी उसमें तुर्की का एक भी फौजी नहीं होना चाहिए। इसी वजह से तुर्की के सिविल डिफेंस के लोगों को भी और जो माहिर लोग हैं मलबा हटाने और लोगों को निकालने के, उसके लिए भी उन माहिर लोगों की टीम को भी इसराइल इसी डर की या खौफ की वजह से अंदर नहीं जाने दे रहा है कि कहीं तुर्की वाले अंदर खेल ना करते हैं। इसराइल ने कब्जे की हद को फिर से बढ़ा दिया है। ईस्ट जेरूसलम के साउथ में 1300 नए सेटलर्स होम को मंजूरी दी गई है। हल्के हल्के अल अक्सा मस्जिद की तरफ ये नाजायज सेटलर्स की नाजायज बस्तियां बढ़ती जा रही हैं। इसराइल की हुकूमत ने कब्जे वाले ईस्ट जेरूसलम के साउथ में 1300 नए सेटलमेंट यूनिट्स बनाने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गश इत्जियोन सेटलमेंट ब्लॉक की स्पेशल प्लानिंग एंड बिल्डिंग कमेटी ने इस प्लान को मंजूरी दी है। ये मंजूरी तब आई जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही इसराइल की वेस्ट बैंक में सेटलमेंट बढ़ाने पर मजम्मत की थी। कहा था कि भाई देखो, एक तो हम सेटलमेंट पर कब्जा नहीं होने, वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं होने देंगे और तुम ये जो सेटलमेंट्स बढ़ा रहे हो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ट्रंप ने कहा था डोंट वरी अबाउट द वेस्ट बैंक, इसराइल्स नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग देयर, कि आप जो है वेस्ट बैंक के बारे में फिक्र मत कीजिए, इसराइल वहां कुछ नहीं करने जा रहा। लेकिन ठीक उसी के बाद इसराइल ने बड़ा कदम उठाया है। ऐसा लगता है कि ट्रंप जब जब मजम्मत करते हैं तब तब इसराइल उसे गलत काम करने की इजाज़त समझता है। ट्रंप जब रोकते हैं इसराइल को लगता है यही तो हरी झंडी है। इस कदम से ईस्ट जेरूसलम को फ़लस्तीनी इलाकों से अलग थलग करने और वेस्ट बैंक को 2 हिस्सों में बांटने की साजिश अब और ज़्यादा साफ दिखने लगी है। इस साजिश का दूसरा पहलू ये है कि मस्जिद अल अक्सा तक मुसलमान इबादत के लिए अब और मुश्किल से पहुंच पाएंगे या उनका रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।